हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देख सकते हैं आपके जो जो चैप्टर त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो में। मैंने जो आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताए थे जो कि आपके बायोलॉजी के थे, यानी कि जीव विज्ञान के जो जो क्वेश्चन बताए थे वो सभी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आपका पेपर हो चुका है। आई होप कि आप अच्छा पेपर करके आए होंगे, आपका अच्छा पेपर गया होगा। इसके जो जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा एक भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है आपको सबसे पहले बिलियन किसे कहते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 2 अंक के रूप में, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बिलियन। आपके चैप्टर से बनता है, आप क्लास 9th से ही से पढ़ते आ रहे होंगे बिलियन, है ना। तो साइंस के स्टूडेंट्स को बिलियन जरूर से पता होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक अवयवों के, है ना, जब 2 या 2 से अधिक अवयव एक साथ घोल दिए जाएं, मिला दिए जाएं, तो उसके समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? बिलियन। जैसे हमने नमक और जल एक गिलास में लेकर के घोल दिया तो वो बिलियन बन गया। जैसे चीनी और जल, है ना, तो वो बिलियन बन गया। ये रहेगा आपका बिलियन का आंसर। तो ये का आंसर कंप्लीट रखेंगे इसका। अगला आपका क्वेश्चन है समपराशरी बिलियन। ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई सारे आंसर बन जाते हैं। इसके बाद आपको इसका क्वेश्चन करना है मूलरता एवं मूललता, है ना। मूलरता एवं मूललता दोनों को अलग अलग परिभाषा के साथ याद रखेंगे। इनका आपको सूत्र भी याद रखना है, यानी कि किस प्रकार से इसे ज्ञात किया जाता है। तो किसी विलयन की मूलरता उसके 1 लीटर में घुले विलीन हुए, यानी कि 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या है। इसे कैपिटल एम द्वारा, स्मॉल एम कर देंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कैपिटल एम द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। और मूललता आपके नीचे दी गई है, ये मूलरता थी, ये मूललता है। इसका सूत्र याद रखेंगे, दोनों का सूत्र, यानी कि किस प्रकार से इन्हें निकालते हैं, ज्ञात कैसे की जाती है। तो ये रहेंगे आपके हेनरी का नियम नीचे दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हेनरी का नियम। वैसे तो मैंने कई सारे हाईलाइट करके रखे हैं बट ये बच गया, तो लेकिन है तो ये इंपॉर्टेंट। हेनरी का 2 अंक में इसका क्वेश्चन आता है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के, है ना, किसके? गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है, जिसके पास विलायक। ये हेनरी ने कहा था, इनका ये नियम है। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है M=Kp। ये याद रखेंगे पॉइंट, आपको सभी पॉइंट याद रखना है जो जो बोल देता हूँ। अणु संख्या को गुणधर्म को उदाहरण से समझाइए। आंसर याद रखेंगे, विलयन के ऐसे गुण जो उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों, अणुओं या आयन, कण क्या होते हैं? अणु या आयन, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, अणु या आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु संख्या को गुणधर्म कहलाते हैं। तो उनकी अणुओं के गुण, सीधी बात है, अणुओं के गुण, उनका निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों के, उनके अणुओं के जो गुण होती है ना, वो क्या कहते हैं? वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसी का, उनका यही गुण, अणुओं का यही गुण अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। ये गुण विलेय की प्रकृति, संगठन या संरचना पर निर्भर नहीं होते, है ना। विलयन का पराशरण दाब क्या होता है? ये अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। वाष्प दाब में अपेक्षा अवनमन और संख्या गुणधर्म का उदाहरण है। हिमांक में अवनमन अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। अगर ऐसा पूछ लिया कि हिमांक में अवनमन उदाहरण है किसका? अणुसंख्या गुणधर्म का। क्वेश्चन आ गया अणुसंख्या के गुणधर्म का उदाहरण लिखिए। तो वाष्प दाब, क्वथनांक में उन्नयन, इनमें से कोई भी आ सकता है ना। तो याद रखेंगे सभी अलग अलग प्रकार से, हर प्रकार से क्वेश्चन को देख करके याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलेय किया जाता है। तो विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मूलरता वाले सूत्र इसको निकालना है। ये रहेगा इसका पूरा आंसर। सॉल्यूशन दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पराशरण एवं पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पराशरण दाब, है ना। तो पराशरण किसे कहते हैं, पराशरण दाब किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, उसे पराशरण कहते हैं, है ना। कम सांद्रता की ओर से अधिक सांद्रता की ओर जब अर्धपारगम झिल्ली से कण जो है गति करते हैं, स्वतः गति करते हैं, उसे पराशरण कहते हैं। वह अधिकतम दाब जो एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन घोल को उसकी शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होता है, पराशरण दाब कहलाता है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का रहेगा अणु संख्या गुणधर्म। तो कर लिया हमने। अब है आपका मूल प्रभाज किसे कहते हैं? दिख रहा होगा नीचे, मूल प्रभाज का पूरा आंसर दिया गया है। किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या का अनुपात है। तो इसका आंसर याद रखेंगे। 2 अंक की क्वेश्चन बनेगा आपका। मूल प्रभाज छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है, याद रखिएगा। राउल्ट का नियम,
वैसे अगर आएगा 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो पूछा जाएगा कि राउल्ट का नियम क्या है ना। 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट के नियम में बस आपको इतना ही लिखना है, छोटा सा ही नियम जो दिया गया है वही 4 लाइन ये स्टार्टिंग की। अगर पूछा गया कि राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए, अवनमन नियम लिखिए, तो अगर आपको ऐसा पूछा गया तो आपको पूरा समझाना होगा और इसका पूरा व्यंजक यहाँ पर दिया गया है, इसको समझाते हुए पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। इसे कंप्लीट करने के लिए आपको ये पूरा सॉल्व करना होगा, है ना। अगर 2 अंक की क्वेश्चन आता है तो इतना करेंगे, पूरा आता है 4 अंक का तो करना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका इसका विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसके बाद आपका है आदर्श व अनादर्श विलयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अंक के रूप में बनता है आदर्श व अनादर्श विलयन। इसे कंप्लीट करना है आपको। आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया कि राउल्ट के नियम पढ़ लेना है। राउल्ट का नियम पढ़ लेंगे तो याद रहेगा कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं वो कहलाते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श राउल्ट के नियम की बात मान रहे हैं। आदर्श क्या होता है? मतलब अच्छी बातें, अच्छा, है ना। तो जो बातें मान रहे हैं वो है राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो आदर्श विलयन है। जो नहीं मान रहे हैं वो अनादर्श विलयन है। ये वास्तविक विलयन नहीं होते हैं, ये वास्तविक विलयन होते हैं। अनादर्श विलयन क्या है? वास्तविक विलयन है। जबकि जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं आदर्श विलयन, वो वास्तविक विलयन नहीं है। यहाँ पे उदाहरण के साथ दिया गया है, इसे 4 अंतर दिए गए हैं। 3 कंप्लीट करेंगे और 1 में उदाहरण लिखेंगे, बस आपका 1 भी अंक नहीं कटेगा। अगर क्वेश्चन आया तो 1 भी अंक इससे कटेगा नहीं, अगर ये इससे लिखेंगे आप। अगला चैप्टर आना है आपका विद्युत रसायन। तो इसका क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, कैथोड पर होने वाली क्रिया। देखिए, तो ये तो ऑब्जेक्टिव दिया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी। तो इसकी ऑब्जेक्टिव की वीडियो मैं बाद में ला दूंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए और, है ना। अपचयन क्रिया को समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपचयन उपचयन आपने यदि बायो के स्टूडेंट हैं तो उसमें पढ़ाई होगा और 10th क्लास में ही है, 10th से आप पढ़ते ही आ रहे हो। रेडॉक्स, अपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, है ना, अपचयन उपचयन ये होते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा। संक्षारण हो गया, ओम का नियम हो गया, ये 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होनी चाहिए। ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए, ये कंप्लीट करना है। अपचयन क्रिया को समझाइए, ये कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? विशिष्ट चालकता की परिभाषा। विशिष्ट चालकता की परिभाषा जरूर से याद कर लीजिएगा, ये आपका दिया गया है। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? छोटे से रूप में से दिया गया है तो पढ़ ही लेंगे, पढ़ने में कुछ हर्ज नहीं जाता है, आपका पढ़ लेना है। कोलरॉश का नियम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इसके चैप्टर के, कंप्लीट कर लेंगे। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण क्या होता है? जब लोहे पर जंग लग जाती है, जैसे हमने लोहा खुले में छोड़ दिया है ना, लोहा अगर खुले में छोड़ दिया तो जो हवा होती है ना, हवा लगती है उस पर, कुछ जैसे पानी की बूंदें गिर गई छोटी छोटी और उसमें आर्द्रता या नमी आ जाती है तो लोहे में जंग लगती है और जंग पूरी धीरे धीरे लोहे को खा जाती है। तो इसी लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। तो ये आपका आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। ओम के नियम का आंसर दिया गया है इसको, छोटे से क्वेश्चन में अगर पूछा गया आपका ये, तो ओम का नियम इस प्रकार से रहेगा कि देखिए, किसी चालक तार के 2 सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और विद्युत धारा, ये 2 इसमें मोस्ट होते हैं। तो इसी से तो ओम का नियम मिलकर के बना हुआ है। देखिए, आपको दिया गया इसका गणितीय रूप भी आई अपन, भी क्या है? विभवांतर, आई है आपकी धारा, विद्युत धारा, है ना, ये करंट इक्वल आर, ये आपका होता है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ओम का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो भी याद रखना है। विशिष्ट चालकता की परिभाषा हम देख ही चुके हैं, है ना। सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे, नीचे दिया गया है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखेगा, देख सकते हैं सेल के विद्युत, ये वाला क्वेश्चन भी। आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो ज़्यादा ही बताऊँगा, है ना। तो आपको सभी करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डैनियल सेल की संरचना पूछिए आपसे, डैनियल सेल की संरचना, अगले पेज में डैनियल सेल की संरचना है। इसका आंसर ये दिया गया है आपको, ये दोनों डायग्राम सीख लें, ये एक ही डायग्राम है, डैनियल गैल्वेनिक सेल। ये जब मैं क्लास 12th में था तो यहाँ पे मेरे पेपर में ये आया था, मैंने ये पेपर में ये बनाया था, ये ज़रूर से सीख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल की संरचना होती है जो, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको नॉनस्ट समीकरण, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसमें पोर्शन हो जाता है, लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वही आपको करने हैं, है ना। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? इस चैप्टर से ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे, सेल स्थिरांक, तो इसे देख लेंगे, यहाँ पे आंसर दिया गया है आपका। इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ना, इलेक्ट्रोड विभव, ये वाला वैसे हाईलाइट करने चाहिए मुझे, लेकिन मैंने यहाँ पे
आपको बता दिए हैं कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 अंक के रूप में क्वेश्चन बनेगा। सेल की जो संरचना होती है, शुष्क सेल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है, इसके बारे में लिखना है। इसका यहीं तक आंसर नहीं है, बहुत लॉन्ग आंसर है इसका। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, हर बार पूछा जाता है। शुष्क सेल की संरचना 5 अंकीय क्वेश्चन बनेगा, 5 अंकीय रूप में, है ना। तो इसे कंप्लीट करेंगे। आंसर देख पा रहे होंगे, पूरे आंसर यहाँ तक है और फिर कुछ और इसका आंसर यहाँ पे अगले पेज में दिया गया है। इसे ये रहेगा इसका पूरा कंप्लीट आंसर। इसे कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण तो मैंने बता दिया, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अगर संक्षारण का बनता है तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए। तो संक्षारण आपको करना है। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण से बचने के उपाय बताइए। तो ये रहेगी इसकी परिभाषा। प्रभावित करने वाले कारक 1 2 3 4 5 ये आप लिख देंगे। संक्षारण से कैसे बचाएं, यानी कि लोहे को जंग लगने से कैसे बचाएं। तो उसे हम बचा सकते हैं उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाकर, उसके ऊपर पेंट करके, यानी कि उस पर हम बोनस कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो वो बच सकता है। तो रोधिका रक्षण वही है जिंक की परत चढ़ाकर धातु की सतह पर प्रलेपन करके। प्रलेपन प्रक्रिया क्या कहती थी? कोई परत चढ़ाना दूसरी किसी चीज़ पे, प्रलेपन, है ना। तो ये रहेंगे आपके संपड़ी। तो ये आपकी भाषा में लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर पूरा रहेगा इसका ये गैल्वेनीकरण, जिंक। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, है ना, गैल्वेनेशन। तो इसे याद रखेंगे, ये आपका आंसर दिया गया है। तो अगला चैप्टर आना है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये वाला चैप्टर आना है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है अगला, इन सभी के आंसर मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं उप संयोजी यौगिक, इसके क्वेश्चन सभी बता दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। जल्दी ही अगला वीडियो आएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर उसमें बता दूंगा जो कि रह गए हैं। इन्हें कंप्लीट कीजिए, तब तक ऑल द बेस्ट।